हालात को वहाँ ना लेके जाएं कि जहाँ से आप वापस ना आ सकें और हम भी वापस ना आ सकें। मौलाना फजलुर रहमान कल जो है वो गरज भी रहे थे और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो सिर्फ गरजेंगे, और इस पे हम बात करेंगे बेसिकली। और वो बड़ी अहम बातें कर रहे थे, फिर सारी हर एक लाइन के बाद एक सख्त लाइन, एक लाइन बोलते थे वो थोड़ी सी लगता था कि अगली बात शायद कोई नॉर्मल होगी, लेकिन वो उससे बढ़ जाती थी फिर। और उन्होंने कहा कि ये जो असम्बलियाँ हैं हम इन्हें नहीं मानते, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ हम उसे नहीं मानते, और ये असम्बलियाँ जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियाँ हैं, ये जासूसी इदारों की असम्बलियाँ हैं। इस हद तक वो गए। जो तकरीर का मतन है वो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। अपने जो अवामी असम्बली थी उसके कारकुनान और सारे लोगों को और उसके मेंबर्स को वो कह रहे थे कि इस सफ़र में अगर हमें जेल आ जाती है या हमें जेल जाना पड़ता है तो हम हंसी खुशी जेल चले जाएंगे, और अगर हमें कब्र आ जाती है और हमें मरना पड़ता है, मतलब शहादत देनी पड़ती है, तो वो फिर भी। और दूसरा, अफ़गान पॉलिसी को लेकर वो बड़ी अहम तरीन, सबसे पहले सुहेल बड़ाई साहब ने इस पर लिखा था और उन्होंने कहा था कि मौलाना जो हैं वो जो रियासत की अफ़गान पॉलिसी है उससे बेजार हैं और उससे वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि आप इल्ज़ाम लगा देते हैं, अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो सरहदों पे आप मौजूद हैं, वो कैसे आ जाते हैं। फिर आपने वो कबायली इलाकों का कुछ नहीं छोड़ा, बम्बारियाँ करके और ये वो, और वहाँ सिलसिला एक लंबा, वो पूरी अफ़गान पॉलिसी के ऊपर भी, वो कल का जो तकरीर था उनका उसको अगर आप देखें तो वो सारी अफ़गान पॉलिसी के ऊपर भी है। फिर जो अहम तरीन बात उन्होंने की उसमें वो इलेक्शन के गिर्द भी घूम रही थी। अब असल जो प्रॉब्लम है, मौलाना साहब को बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि वो बरसेंगे नहीं इस दफ़ा, और वो बस गरज रहे हैं और बरसने का कोई इम्कान नहीं है। ऐसा मेरा ख्याल शायद ना हो सके। और वो जिस शिद्दत से, बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े मोतबर, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो उनसे मैंने पूछ लिया कि भाई ये मौलाना साहब का जो एहतजाज है ये कामयाब हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि इस एहतजाज को एस्टेब्लिशमेंट की बैक हासिल है। तो मैंने कहा जी बाज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लड़ाई चल रही है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे होगा? अब आप ये देखिए कि जो मजमूई तौर पर यहाँ एहतजाजी तहरीक या धरने या सारी चीज़ें चलती हैं, वो आम बंदा यही सोचता है कि ये कोई बैकिंग है जिसकी वजह से हो जाता है, या कई दफ़ा कुछ धड़ों की बैकिंग आ जाती है, पूरे होल एज अ होल बैक करने के बजाय कुछ फ्रेगमेंट जो हैं वो बैक कर रहे होते हैं। इस तरह का सिलसिला भी कई दफ़ा जो है वो बन जाता है। लेकिन इस सारे मामले में मौलाना साहब की आज फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा जी वो इतनी हीट में बात को और ज़्यादा हीट उन्होंने दे दी मौलाना का, यानी बयानात बड़े सख्त थे। और साथ फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अब ये कब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे, इससे बात जो है वो आगे चले जाएगी। वही जो थेरी बड़ी दिनों से अपने व्यूअर्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो लीड करेंगे और चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे, और वो मरहला कब आएगा, वो क्या बनेगा। चूँकि जमात इस्लामी की तरफ से और जमात इस्लामी के अमीर की तरफ से भी मौलाना साहब तक पैगाम जो लेकर एक मेहरबान जो है वो जा चुके हैं। वो खैर सगाली का पैगाम था, उसमें वो मुलाकात पे आके ख़त्म होता है या कहाँ ख़त्म होता है, ये बात जो है ये बड़ी अहम तरीन बात है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात को हम मुस्तरद करते हैं, वोट अवाम का हक है और हुकूमत अवाम की मर्ज़ी से बनेगी, हमें इदारों का एहतराम है, हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, इसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, जासूसी नुमाइंदे ना हों, हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक जो फोर्सेस का ऑफिसर है या उसका जो फ़ौजी है वो हल्फ उठाता है आइन के मुताबिक, तो आइन के मुताबिक जब वो हल्फ उठाता है तो वो तब तक हमारे लिए मोतबर है, जब तक वो आइन से रूगर्दानी करेगा तो हमारे लिए वो मोतबर नहीं है। और हम पे भी फिर लाजिम नहीं है कि हम उनकी जो है वो अदब करें या उनका लिहाज करें। ये मौलाना साहब की तकरीर का कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जासूसी के नुमाइंदे ना हों, यानी अवाम के नुमाइंदे हों, इदारे जो हैं वो जासूसी के नुमाइंदे ना हों। हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं और इस मुल्क को बनाने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं, लेकिन तोड़ने में है। अब दूसरी तरफ 3 बड़े सुपरस्टार जो तहरीक इंसाफ के, उनको FIA ने तलब कर लिया है। और शेख मुजीब के मामले में जो ट्वीट की थी इमरान खान साहब के हैंडल से और ट्विटर से, और उसमें वो FIA ने तलब किया, वो एक अलहदा टॉपिक है, चूँकि उस पर बात हम बाद में करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि
अंग्रेज़ से आज़ादी तुमने हासिल नहीं की, मेरे अकाबरी ने। उन्होंने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा परवेज़ मुशर्रफ ने हमें कहा कि मौलाना मान जाएं, हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दो किरदार हैं इसमें, एक आपके अकाबरीन का और आपके जो बुज़ुर्ग हैं, मतलब वो इदारे की बात कर रहे थे, उनका एक किरदार है, एक हमारे अकाबरीन का किरदार है। तो आप देख लें कि किसने उनके सामने सजदा किया है और कौन उनके सामने रेजिस्टेंस के लिए पेश अपने आप को किया है। ये मौलाना साहब की तकरीर का अहम तरीन हवाला था। और मौलाना ने कहा कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाँ, एक बड़ी अहम बात इसमें, उन्होंने कहा कि ये जो लोग मोहल्लात में बैठे हैं और टांग पे टांग रख के समझ रहे हैं कि हमारी वैल्यू है और आपके वोट की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ आप देख लें कि आपका जो वोट है, यानी अवामी असम्बली का जो वोट है, उसकी वैल्यू क्या है। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो जो इदारे हैं वो ताकत के नशे में धुत हैं, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम ताकत को जो है जूते की नोक पे रखते हैं। ये बात भी उन्होंने फिर की। साथ उन्होंने कहा कि जो अवाम के हक़ से मजाक किया जाता रहा है, अब हमने आगे बढ़ना है, हमें सफ़र में जेल और मौत भी आ सकती है, हम बर्दाश्त करेंगे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि इस मुल्क में जमहूरियत होगी, लेकिन जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। 25 साल से हमारी मईशत गिरती जा रही है, जबकि दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं और मईशत गिरने की वजह मखसूस घराने और इदारे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज किसान का बुरा हाल है, इनसे गंदम नहीं खरीदी जा रही। हुक्मरानों को पैगाम देना चाहता हूँ, जिन्होंने तुम्हें इक़्तिदार में बिठाया है तो तुम्हारी हुक्मरानी भी ख़त्म करेंगे। मतलब वो बेसिकली कह रहे थे कि आप आज का दिन आपके लिए अगर इक़्तिदार का दिन है तो वो आप ही की हुक्मरानी जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। मौलाना साहब की नवाज शरीफ साहब से जब मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने बड़े अपने गिले शिकवे किए थे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना जो हैं वो मैनेज हो जाएंगे। मौलाना अगर निज़ाम को और तहरीकों में सबसे ज़्यादा किसी का कद काट होता है और कोई बेहतर तहरीक लड़ता है तो वो मौलाना से बेहतर कोई नहीं है। बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि चौधरी शुजात जो हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन एक सियासतदान हैं, उनकी राय जो है वो सारा आंखों पर, लेकिन मौलाना जो है वो एक बहुत बड़ा पैकेज है। वो अगर मसालहत की बात भी करना हो तो मौलाना से बेहतर फिर कोई नहीं करता, और फिर अगर तहरीकें चलानी हो तो उनसे बेहतर हो। नैब ने एक नोटिस किया था मौलाना साहब को, तो नैब को फिर ना उस नोटिस को एग्जीक्यूट होना पड़ा, ना वो नोटिस पे अमल दरामद हुआ, ना उस नोटिस का फिर कोई हमें कुछ सिर पैर मिला। तो ये मौलाना साहब की ग्रिप होती है पूरी सिस्टम के ऊपर। तो वो मौलाना साहब जब निकलते हैं तो फिर उन्हें उनसे बैठा ना गया, उन्हें एंगेज ना किया गया, उनसे बात ना हुई और वो कोई भी बात ना माने, क्योंकि वो अपने निजी महफिलों में, दोस्तों की महफिलों में बार बार कहते हैं कि ये मेरी आखिरी इनिंग है और मैं ये इनिंग जो है वो अपने बच्चों के लिए और उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, और ख़ास तौर पे वो बाकी चीज़ें फिर शामिल करते हैं, फिर अवाम और बाकी चीज़ें, तो ये चीज़ें भी वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उनको मैनेज करना, उनके साथ बात करना, उन्हें एंगेज करना, अब तो ये 1 जून था जब उन्होंने ये तकरीर की है, सितंबर में उन्होंने मीनार पाकिस्तान आके तकरीर करनी है और यहीं से उन्होंने कॉल देनी है कि फिर क्या करना है। फिर सितंबर तक जमात इस्लामी साथ होगी, तहरीक इंसाफ साथ होगी, GDA साथ होगा, यहाँ कौन कौन साथ होगा ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे टफ प्लेयर इस वक्त जो जेल में नहीं है, जो आज़ाद नहीं है, जो खुलकर बात भी कर रहे हैं, इदारों पे तनकीद भी कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं, वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।